गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर जो आपका श्वसन तंत्र था उसके दो पार्ट्स जो हैं उनकी बातें कर ली, जैसा आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है डायग्राम। लास्ट तक हमने यहाँ तक बात की थी। इससे पहले हमने श्वसन तंत्र के अंदर श्वसन के प्रकार, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और श्वसन तंत्र में काम आने वाले विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन पढ़ा था, जिसमें हमने नासा छिद्र से लेके वायु कुपिका तक जो श्वसन मार्ग बनाती हैं वहां तक हमने इसकी बात जो है वो की थी। अब हम बात करेंगे, आज ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ तक हमारा हो गया था। अब आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का मुख्य टॉपिक वो रहेगा आपका श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि। इंग्लिश में अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस लिख भी देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन की क्रियाविधि ध्यान से सुनना है, बिल्कुल इजी है, रटने की इसको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको ज्यों-ज्यों मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण बातें पहले तो बताऊंगा क्या क्या आवश्यक होता है और किस प्रकार से ये क्रिया जो है वो होती है। सबसे पहले श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है? ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। ये जो क्रियाविधि है 2 चरणों में पूर्ण होती है। अब 2 चरण नाम लेते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 2 चरण कैसे होंगे? 2 चरण होंगे क्योंकि हमने स्वातन पढ़ा था, एक शब्द पढ़ा था स्वातन, अगर आप लोगों को याद है स्वातन, या इसको आप बोल सकते हो श्वसन दर। ठीक है ना? वेंटिलाइजेशन मैंने आपको बताया था। वेंटिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, देखिए मैंने O2 को क्या करना, ग्रहण करना, और CO2 को बाहर निकालना। O2 को ग्रहण करना और CO2 को क्या करना, बाहर निकालना, स्वातन या श्वसन दर कहलाता है, और यही श्वसन होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं 2 चरणों में पूर्ण होता है। वो 2 चरण कौन से हैं? एक तो चरण होता है, एक तो होता है निःश्वसन, या इसको अंतः श्वसन, या इसको बोल सकते हो इनहेलेशन। मैं तीनों नाम साथ में ही लिख रहा हूं, ठीक है? निःश्वसन, अंतः श्वसन और इनहेलेशन। सेकंड अगर बात करें 2 नंबर, वो होता है उच्छ्वसन या बाह्य श्वसन, या इसको बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, एक्सहेलेशन, या एक हेलेशन इसको बोल सकते हो। ये 2 होते हैं हमारे पास जिनमें श्वसन की क्रियाविधि जो है वो पूरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, निःश्वसन या अंतः श्वसन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, निःश्वसन या अंतः श्वसन या इनहेलेशन की सबसे पहले तो हमें परिभाषा आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? परिभाषा। तो देखिए इसकी परिभाषा होती है, वायु जो होती है, वायु को फेफड़ों के माध्यम से, वायु को फेफड़ों में प्रवेश या शरीर में वायु का प्रवेश, दोनों तरीके से बोल सकते हो। शरीर में वायु का प्रवेश, और कौन सी वायु का? ऑक्सीजन, O2 का प्रवेश अंतः श्वसन, निःश्वसन या इनहेलेशन कहलाता है। या फेफड़ों में वायु का प्रवेश, या फेफड़ों में O2 का प्रवेश, या शरीर में O2 का प्रवेश क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन की बात करते हैं तो निःश्वसन जो है वो एक श्वसन मार्ग बनता है। क्या बनता है? एक, इस निःश्वसन की क्रिया के अंदर एक श्वसन मार्ग बनता है। क्या बनता है? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग का मतलब यह है कि
किन अंगों से होकर वायु जो है वो आगे इस श्वसन तंत्र में अपनी जो है गति करता है। देखिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ नासाद्वार, लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले नासाद्वार हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में देखिए नासा गुहा, नासा गुहा के बाद इसके आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र के बाद में बताइए आपको क्या आएगी, घर्षणी। क्या आती है, घर्षणी। घर्षणी के बाद में श्वास नली, घर्षणी के बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, श्वास नली के बाद में वायु जो है, ये श्वास नली है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है, लेकिन मार्ग के अंदर हम बात कर रहे हैं तो फेफड़ों में श्वास नली के बाद होती हैं, क्या होती हैं, श्वसनिकाएं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्या होती हैं, श्वसनिकाएं होती हैं। उसके बाद बात करते हैं वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका वाहिनी, वायु कूपिका वाहिनी के बाद वायु कूपिका कोश, वायु कूपिका कोश, और लास्ट में वायु कूपिका। लास्ट में क्या हो गया, वायु कूपिका है। फिर से सुनिए, श्वसन निःश्वसन के अंदर मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जो है वो शरीर में प्रवेश करेगी या फेफड़ों में प्रवेश करेगी। सबसे पहले नासाद्वार, नासाद्वार के बाद नासा गुहा, नासा गुहा के बाद अगर हम बात करें तो किसमें प्रवेश करती है, नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र। उसके बाद में घर्षणी, घर्षणी के बाद में आपको पता है श्वास नली, श्वास नली के बाद में श्वसनिकाएं, जैसे फेफड़े भी आप लिख सकते हो, लेकिन आगे की क्रिया जो फेफड़े में होगी, श्वास नली के बाद फेफड़े में होगी, ठीक है। श्वास नली से श्वसनिकाएं, श्वसनिका से वायु कूपिका वाहिनी। भाई श्वसनिकाओं से वायु जो कूपिका में जाती है तो वाहिनियां पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वायु कूपिका वाहिनी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वायु कूपिका कोष पाए जाते हैं कक्ष, और बाद में लास्ट में क्या होती हैं, वायु कूपिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या पाया जाता है, श्वसन के लिए मार्ग पाया जाता है। श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, मार्ग जो है वो पाया जाता है। इसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें कि श्वसन जो है, इस जो निःश्वसन की क्रियाविधि होती है ये एक सहक्रिय प्रावस्था होती है। कैसी प्रावस्था होती है, सहक्रिय प्रावस्था होती है। अब मेथड की बात करते हैं, आपको मेथड बताता हूं निःश्वसन का। मेथड से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक तो तनुपट का पता होना चाहिए, पता है आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जिसे डायफ्राम भी बोला जाता है। एक शब्द आएगा अंतरापरसुक पेशियां, अंतरापरसुक पेशियां। एक शब्द आएगा पंसलियां, एक शब्द आएगा आयतन, एक शब्द आएगा वायुदाब, और एक आएगा वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एक शब्द आएगा संकुचन। ये शब्द आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ये अगर आपको पता है तो बिल्कुल इसका सिंपल मेथड है किसका, निःश्वसन का। हम देखिए 2 चरणों में पूर्ण होती है, प्रथम चरण की ही बात कर रहे हैं, किसकी, निःश्वसन की, जिसमें O2 प्रवेश करती है। कैसे करती है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये याद रखनी है कि निःश्वसन की प्रक्रिया जो है वो सहक्रिय प्रावस्था है। क्या है, सहक्रिय प्रावस्था है। कैसी प्रावस्था है, सहक्रिय। जो तनुपट एवं जो अंतरापरसुक पेशियां होती हैं, अंतरापरसुक पेशियों के संकुचन के कारण होती है। देखिए ये होती क्या है, इनकी बात करते हैं। तनुपट डायफ्राम होता है, पंसलियों के नीचे का भाग या जो उसके नीचे उदर गुहा पाया जाता है, जो इस शेप की जो आकृति होती है। देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देते हैं, दोनों के डायग्राम बनाएंगे। ये जो संरचना होती है और इसके नीचे क्या होता है, उदर गुहा होता है, पेट होता है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना होता है पंसलियों के नीचे। इसके बाद बात करें अंतरापरसुक पेशियां, जिनसे पंसलियां जुड़ी हुई रहती हैं, के संकुचन से। देखिए ये इस प्रकार से जो है फेफड़ों की संरचना जो है वो होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लीजिए फेफड़े हैं, और इसके साइड में जो है
अंतरापरसुक जो है वो आप पेशियों के काट पंसलियों के काट जो अंतरापरसुक पेशियों से बने हुए होते हैं। और इधर वाली साइड ये पंसलियां दिखा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, ये संरचना होती है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये डायफ्राम है नीचे की तरफ, ये पंसलियां हैं, ये पंसल जो पिंजरा होता है किसका, हड्डियों का, उसका काट है, और ये आपको जो है फेफड़ा दिखाई दे रहा है। होता क्या है, हम बात कर रहे हैं वायु के प्रवेश की, जो O2 है वो इधर से प्रवेश करेगी, इसके अंदर प्रवेश करती है, लेकिन हमें ये पढ़ना है कि O2 प्रवेश किस प्रकार से करती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया सहक्रिय प्रावस्था होती है, इसमें तनुपट व अंतरापरसुक पेशियों का संकुचन होता है। इस जो तनुपट है इसमें और इस पेशियों के जो अंतरापरसुक पेशियां हैं इनमें क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होने से जो तनुपट होता है, तनुपट क्या होगा, संकुचित होता है, तो ये चपटा हो जाता है, किसके आकार का हो जाता है, पत्ती के आकार का हो जाता है, जिससे तनुपट क्या है, संकुचन के समय उदर की ओर, ये उदर है, इसके नीचे की ओर आ जाता है। किधर आता है ये तनुपट, नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर आने से वक्ष गुहा जो होती है ना, पंसलियां वक्ष गुहा जो होती है उसका आयतन बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा एवं फेफड़ों का क्या बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, जो दोनों में काम आएगी, इधर मैं उसके बारे में बताऊंगा 2 नंबर के बारे में, इसलिए इस जगह मैंने खाली छोड़ रखी है, ठीक है ना। तो देखिए आयतन, जब आयतन ज्यादा होगा तो दाब जो है वो कम होता है। तो वक्ष गुहा एवं फेफड़ों का आयतन ज्यादा है तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये दाब किससे कम होगा, बाहर वायुमंडल से। किससे कम होगा, बाहर वायुमंडल से। फिर से सुनिए, जैसे ही ये इनमें तनुपट में और पेशियों के अंदर संकुचन होता है तो क्या होता है, इस जो तनुपट है वो उदर गुहा, ये उदर गुहा मान लो, उदर गुहा की तरफ क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा। उस समय नीचे की ओर जाएगा, जाने से इस वक्ष गुहा एवं फेफड़े का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण इसका वायुदाब है वो कम हो जाएगा, और वायुमंडल, वायुदाब इसका कम हो जाएगा इनका, लेकिन वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण क्या होगा, ये बाहर की वायु है O2 है, इसको तेजी से जो कुपिकाएं होती हैं, तेजी से कौन होती हैं, कुपिकाएं होती हैं, वो इस वायु को अंदर अपनी तरफ खींचती रहती हैं। ये प्रक्रिया होती है किसकी, निःश्वसन की। इसके अपोजिट ही बिल्कुल आपको 2 शब्द और याद रखने हैं, आपकी क्या हो जाएगी, उच्चवसन की क्रिया जो है वो हो जाएगी। तो निःश्वसन में शायद कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं उच्चवसन की, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, उच्चवसन 2 नंबर, ये तो निःश्वसन की होगी, ठीक है ना। हम उच्चवसन की बात कर लेते हैं। देखिए उच्चवसन की बात करते हैं तो उच्चवसन में क्या होगा, उच्चवसन के अंदर अगर बात करें तो वहां पे था, देखिए इधर आइए ऊपर, यहाँ पे क्या था कि O2 को ग्रहण किया जाता है, O2 को ग्रहण कर लिया, वापस हम फेफड़ों से क्या निकालते हैं, CO2 निकालते हैं। CO2 को फेफड़ों से निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उच्चवसन या बाह्य श्वसन या एक्हेलेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो संरचना होती है उसके जो तनुपट है, कौन है, तनुपट है, और अंतरापरसुक पेशियां जो होती हैं, अंतरापरसुक पेशियां जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं, शिथिलित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, यहाँ पे संकुचन था, इधर क्या होगी, शिथिलित होंगी। क्या होंगी, शिथिलित होंगी, जिसके कारण क्या होगा, पंसलियां स्वयं के बाहर के कारण नीचे, भाई स्वयं के बाहर के कारण क्या होगा, नीचे आ जाती हैं, वह तनुपट वक्ष गुहा के ऊपर जाता है। तो देखिए डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, उसी प्रकार का डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो तनुपट है वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये पंसलियां होगी, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, से आवश्यकता नहीं है इसको बनाने की, ठीक है ना। अब देखिए वायु जो है CO2 उसको बाहर निकालना है, ठीक है।
तो तनुपट क्या होगा, शिथिलित होने के कारण ये ऊपर की ओर जाएगा। तनुपट ऊपर की ओर जाएगा तो इस वक्ष गुहा का और फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, आयतन ज़्यादा हो रहा था तो वायुदाब कम हो रहा था, यहाँ पे आयतन कम है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वायुमंडल से अगर वायुदाब अंदर का ज़्यादा होगा तो फेफड़े क्या करेंगे, जल्दी से शीघ्रता से उस वायु को, उस CO2 को क्या है, बाहर निकालने का कार्य करेंगे। उस CO2 को क्या करेंगे, बाहर निकालने का काम है करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका उच्चवसन। लेकिन उच्चवसन बाहर निकालने की क्रिया अगर बात करें उच्चवसन की, तो उच्चवसन में मैं आपको बता देता हूँ, उच्चवसन की प्रक्रिया जो है विश्रामावस्था में, जब हम रेस्ट पे होते हैं तब ये निष्क्रिय होती है। ध्यान रखना इन बातों का, यहाँ पे बताता हूँ आपको। उच्चवसन की अगर हम बात करें, उच्चवसन की अगर बात करें, उच्चवसन तो विश्राम के समय, किसके समय, विश्राम के समय ये कैसी क्रिया होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अगर हम बात करें किस समय, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम के समय अगर बात करें तो सक्रिय होती है। जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तथा कोई शारीरिक परिश्रम कर रहे होते हैं या शारीरिक श्रम कर रहे होते हैं, उस समय उच्चवसन की क्रिया क्या होती है, सक्रिय होती है। जबकि निःश्वसन में हमने बात की, वो क्या रहती है, सक्रिय रहती है। जब O2 ग्रहण करते हैं तब वो सक्रिय क्रिया होती है, लेकिन अगर CO2 को बाहर निकालना है तो वो निष्क्रिय भी होती है और सक्रिय भी होती है। निष्क्रिय कहाँ पर होती है, जब हम रेस्ट के समय होते हैं, और सक्रिय कब होगी, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, इसके अलावा जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय क्या है, जो ये क्रिया क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। इस स्थिति में होगा क्या, सक्रिय स्थिति में आप सुनिए क्या होता है। इस स्थिति में आंतरिक जो पेशियां होती हैं, आंतरिक पेशियां जो होती हैं वो संकुचित होती हैं तथा पंसलियों को नीचे की ओर खींचती हैं। पंसलियों को क्या खींचेंगी, नीचे की ओर खींचेंगी। भाई देखिए, जैसे हमने CO2 ग्रहण की, सॉरी O2 ग्रहण की, अब O2 अंदर हो गई तो क्या होगा, हम साथ में काम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी O2 अंदर आएगी और जल्दी जल्दी CO2 को हम बाहर निकालते हैं। ऐसा ही तो होता है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा स्वस्थ व्यक्ति के 1 मिनट में कितनी बार श्वास की प्रक्रिया, श्वास दर करता है या उस श्वास लेने की प्रक्रिया, छोड़ने और लेने की प्रक्रिया करता है। तो उस समय क्या होगा, संकुचित होंगे। संकुचित होने के कारण वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और बाहर का वायुदाब, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और अंदर का वायुदाब ज्यादा हो जाएगा। बाहर का वायुमंडलीय दाब कम होगा। कम होगा तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, जल्दी से CO2 को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। जल्दी से CO2 को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और तनुपट ऊपर की ओर गति करता है, जिसके कारण जो फेफड़े होते हैं वो तेजी से संपीड़ित तो हो जाते हैं और वायु जो है वो बलपूर्वक क्या है, बाहर निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था उच्चवसन और निःश्वसन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना मेरी, आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रश्न जो है वो 100% आने की संभावना है कि श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, निःश्वसन उच्चश्वसन। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, जो मैंने आपको शब्द बताए हैं 5 मैंने लिखवाए थे पीछे वाले पेज पे, देखो ये आपको याद रखने हैं बस। और आयतन का ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब का। अगर अंदर का आयतन ज़्यादा है तो दाब कम होगा, O2 ग्रहण करेंगे। आयतन ज़्यादा होगा तो O2 ग्रहण करेंगे और आयतन कम हो जाएगा तो हम CO2 को बाहर निकाल देंगे। यही बात इसकी मोस्ट बात है, यह आपको अगर याद है तो आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद में देखिए, एक बात और बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, कई कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछी जाती हैं। वो क्या है, विश्राम अवस्था में अगर हम बात करें वयस्क व्यक्ति की, यंग मैन की बात करें, ठीक है ना, तो उसकी श्वसन दर जो होती है ना, जिसे हम श्वातन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्वातन, वो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। 16 से 20 क्या होती है, प्रति मिनट होती है। 16 से 20 क्या होती है, प्रति मिनट होती है, जब विश्राम रेस्ट पे होते हैं। ध्यान रखना,
कब की बता रहा हूँ मैं, जब हम रेस्ट पे होते हैं उस समय। ये इसके साथ रेस्ट लिख देता हूँ। जब विश्रामावस्था में होते हैं तब ये 16 से 20 प्रति मिनट होती है। ट्राई कर लेना, कोई पास में सो रहा होता है, अगर यंग मैन या वयस्क व्यक्ति सो रहा होता है तो उसको आप चेक करना कितनी बार वो 1 मिनट में श्वसन दर करता है, मतलब लेना और छोड़ना, ठीक है ना, दोनों देखने हैं और आपको काउंट करना है कितना, तो वो लगभग 16 से 20 के बीच में आएगा। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो आएगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति के ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ओके बच्चों, आगे देखो, एक टॉपिक और करेंगे आज हम, उसके बाद में आगे वाले वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 4 पार्ट्स के अंदर श्वसन तंत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बाकी तंत्र तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन श्वसन से एक छोटा प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और वो कहाँ से आने की संभावना है, वो टॉपिक अब हम करेंगे। श्वसन संबंधी आयतन, टॉपिक का क्या नाम है, श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन, श्वसन संबंधी आयतन। ओके, यहां से आप ये मानो मैं आपको 4 करवाऊंगा श्वसन संबंधी आयतन। एक तो कराऊंगा टीवी, एक कराऊंगा आपको आईआरवी, एक कराऊंगा आपको ईआरवी और एक आपको कराऊंगा आईआरवी। ठीक है, ये शॉर्ट नाम बताए हैं मैंने आपको, ये हम करने वाले हैं। देखिए बच्चों, श्वसन संबंधी आयतन, मैंने कहा था ना कि श्वसन के मेथड के अंदर आयतन आपको याद रखना है। आयतन ज्यादा तो O2 प्रवेश, आयतन कम तो CO2 आउट। ठीक है, श्वसन संबंधी आयतन में हम सबसे पहले जिस आयतन की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, उसका मैं नाम बताता हूं आपको, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन, देखिए ज्वारीय आयतन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टिडल वॉल्यूम। आयतन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, टिडल वॉल्यूम, और शॉर्ट में टी का टी और वी का वी। यहाँ पे टेलीविजन मत समझ जाना, ठीक है ना, टीवी मतलब टिडल वॉल्यूम। परीक्षा में आ जाए कि टीवी क्या है, तो आप ये मतलब लिखाना ये एक दूरसंचार का साधन है, इसमें न्यूज फिल्म वगैरह हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। टीवी अगर आपके किताब में या आपके एग्जाम के पेपर में आए तो आपको क्या बताना है, टीवी एक श्वसन संबंधी आयतन है जिसे ज्वारीय आयतन कहा जाता है। होता क्या है, देखिए मानव श्वसन में एक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु, ठीक है, देखिए एक तो हमने पढ़ा निःश्वसन, एक पढ़ा हमने क्या, उच्छ्वसन, दोनों पढ़े। अब एक श्वसन की क्रिया या एक श्वास में ये दोनों क्रिया होती हैं भाई। एक श्वास में ऐसा तो है नहीं, श्वास में सिर्फ निःश्वसन होगा, उच्छ्वसन भी होगा और निःश्वसन भी होगा। ठीक है, एक श्वास हो गया, एक श्वास में निःश्वसन में क्या है, निःश्वसन में ग्रहण की गई O2, ग्रहण की गई वायु का आयतन या O2 का आयतन, ग्रहण की गई वायु का आयतन या O2 का आयतन क्या कहलाता है, ज्वारीय आयतन कहलाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो टिडल वॉल्यूम, 2 टाइप्स ऑफ टिडल वॉल्यूम। फर्स्ट क्या होगा, एक्सहेलेशन, आप बोल सकते हो इनहेलेशन टीवी, और दूसरा बोल सकते हो एक्सहेलेशन टीवी, ठीक है ना, टिडल वॉल्यूम। अगर हम किसकी बात करें, इनहेलेशन टिडल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इनहेलेशन के अंदर आप लोग जानते हो क्या होता है, इनहेलेशन में हम वायु को ग्रहण करते हैं, और एक श्वास के अंदर निःश्वसन द्वारा ग्रहण की गई वायु मतलब ऑक्सीजन का आयतन, एक श्वास के अंदर उस ग्रहण की गई वायु का आयतन क्या कहलाता है, निःश्वसन ज्वारीय आयतन कहलाता है। तथा उच्छ्वसन में इसका उल्टा होगा, इसका क्या होगा, प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक श्वास में उच्छ्वसन द्वारा आउट की गई वायु का आयतन अर्थात CO2 का आयतन क्या कहलाता है, ज्वारीय उच्छ्वसन ज्वारीय आयतन कहलाता है। दोनों साइड आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आप लोग याद रखना, मैं आपको इसकी मात्रा लिखा रहा हूँ, वो पूछ लेता है कई बार, प्रश्न सीधा भी आ सकता है ज्वारीय आयतन किसे कहा जाता है, लेकिन इनके मान भी हैं
कि स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से, कितनी, 6000 से 8000 मिलीलीटर, यहाँ पे मिलीलीटर आएगा, ठीक है, 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से निःश्वसन भी करता है और उच्च वसन भी करता है या कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति 6000 से 8000। तो पूछ लेगा कि 6000 से 8000 मिली वायु प्रति मिनट की दर से व्यक्ति करता है निःश्वसन उच्चश्वसन, उसे क्या कहा जाएगा, ज्वारीय आयतन कहा जाएगा। या ज्वारीय आयतन का मान पूछ सकता है, ज्वारीय आयतन के प्रकारों के बारे में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो 2 नंबर आपका निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन। देखिए इंग्लिश में इसको बोला जाता है, निःश्वसन का पता ही आपको इंस्पिरेटरी, और आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व, और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। शॉर्ट में देखो क्या बन गया, IRV, और यही मैंने आपको बताया, टीवी हमने कर लिया IRV। तो ये इनके पूरे नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए इसके साथ ही मैं तीसरा लिख रहा हूँ, दोनों अपोजिट रहेंगे इसीलिए तीसरा साथ में लिख देता हूँ, उच्च वसन आरक्षित आयतन। उच्च वसन को क्या बोला जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अर्थात ERV। दोनों को मैंने साथ में लिखा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए निःश्वसन में क्या होगा, निःश्वसन आरक्षित में या IRV में क्या होगा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, ये अतिरिक्त शब्द भूल जाते हैं बच्चे, फिर कहते हैं सर हमने तो सही लिखा था, लेकिन देखिए वायु आयतन की वह मात्रा, किसकी, वायु आयतन क्या, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, भाई निःश्वसन की बात करें तो वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा, क्या, वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है, बलपूर्वक क्या कर सकता है, निःश्वसित कर सकता है। फिर से बता देता हूं, वायु आयतन की वह मात्रा, वह अतिरिक्त मात्रा जिसे क्या है, व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसित कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। ये तो हो गया ये। इसका उल्टा, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जिसे क्या कर सकता है, उच्चवसित कर सकता है, जिसे क्या कर सकता है, उच्चवसित कर सकता है या बाहर निकाल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उच्च वसन आरक्षित आयतन कहा जाता है। देखिए निःश्वसन के मान की अगर बात करें, ठीक है ना, इस IRV के मान की बात करें कि कितनी निःश्वसित कर सकता है, कितनी जो है वो ग्रहण कर सकता है, तो वो होती है लगभग 2500 मिली से 3000 मिली। कितना होता है, औसतन 2500 से 3000 मिली। कितनी निःश्वसित कर सकता है, यही पूछेगा, एक व्यक्ति के IRV का मान कितना हो सकता है, तो वो 2500 से 3000 मिली हो सकता है, या इतनी जो वायु का आयतन है या वायु है इसको ग्रहण कर सकता है। उच्च वसन आरक्षित आयतन या ERV की मान की बात करें तो ये होता है 1000 से 1100, ठीक है ना, 1000 से 1100 मिली। कितना होता है, 1000 से 1100 मिली। ज्वारीय आयतन कंप्लीट, निःश्वसन आरक्षित आयतन कंप्लीट, उच्च वसन आरक्षित आयतन कंप्लीट, एंड आज का लास्ट जो है 4 नंबर वो इंपॉर्टेंट है, रेड से लिख देता हूं। देखिए अवशिष्ट आयतन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडियल वॉल्यूम, और शॉर्ट में हो गया RV, पहला TV, दूसरा IRV, तीसरा ERV और लास्ट है RV। अवशिष्ट का मतलब होता है शेष,
अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? शेष। अवशिष्ट का क्या मतलब होता है? शेष, बाकी। तो वायु का वह आयतन, ऊपर वाले में तो निःशोषित, तीसरे में उच्चवसित, अवशिष्ट में जो शेष बचा है, अर्थात वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्चवसित करने के बाद फेफड़ों में रह जाता है। वायु का वह, देखिए उच्चवसन हो गया, CO2 निकाल दी, लेकिन उच्चवसन होने के बाद भी क्या है, अगर अंदर क्या रह जाता है, वायु का आयतन शेष रह जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अवशिष्ट आयतन या RV बोला जाता है। इसका मान बहुत बार पूछा गया है, 1100 से 1200 मिली होता है। कितना होता है? 1100 से 1200 मिली होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने आज श्वसन की क्रियाविधि पढ़ी, जिसमें निःश्वसन की क्रियाविधि जो एक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है, उच्चवसन की क्रियाविधि जो एक्टिव एंड डीएक्टिव दोनों प्रकार से होती है। एक्टिव कब होती है? जब हम प्रैक्टिस या फिर कोई शारीरिक श्रम कर रहे होते हैं, फिजिकली कोई वर्क कर रहे होते हैं, तब होती है। और निष्क्रिय कब होती है? जब हम रेस्ट पे होते हैं। रेस्ट पे जब हम होते हैं तो श्वसन दर कितनी होती है? 1 मिनट में लगभग 16 से 20 प्रति मिनट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये मेथड पढ़ा इनका। इस निःश्वसन के अंदर आयतन जो है ज़्यादा होने के कारण वायु दाब कम होता है, जिससे बाहर का वायुमंडल ये दाब ज़्यादा, अंदर का कम, दोनों को मिलाने के लिए वायु को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने उच्चवसन की बात की, तो आयतन यहाँ पे कम होगा तो वायु दाब ज़्यादा होगा, जिससे वायुमंडलीय दाब कम रहेगा। इसको भी बराबर करने के लिए CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद में ये आपको मैंने व्यायाम या शारीरिक श्रम के समय भी इसकी प्रोसेस बताई, जो एक्टिव प्रोसेस थी। इसके बाद में ये आपको बता दिया। अब लास्ट टॉपिक हमने किया श्वसन संबंधी आयतन। क्या किया? श्वसन संबंधी आयतन। प्यारे बच्चों, इसमें एक तो ज्वारीय आयतन था, एक निःश्वसन आरक्षित आयतन था, एक उच्चवसन आरक्षित आयतन था, और एक अवशिष्ट आयतन था। चारों की हमने बात कर ली। इसके बाद जो है आपके इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक और रहे हैं, सॉरी 3 टॉपिक और रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 3 टॉपिक कौन कौन से हैं। एक तो आपका टॉपिक रहा है श्वसन संबंधी क्षमताएं। क्या रहा है? क्षमताएं, अर्थात कैपेसिटीज, रेस्पिरेशन से संबंधित कैपेसिटीज ऑफ रिलेटेड रेस्पिरेशन। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और लास्ट रहेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, श्वसन से संबंधित रोग। इसकी बात भी हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। साथ में जो अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर करें, जिनको नहीं पता है उनको भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।